नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का, और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया एक्सपर्ट इन आईटी एंड पाकिस्तान इन इंटरनेशनल टेरर सेज जयशंकर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर। और उन्होंने कहा कि एक इंडिया है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करता है, हब है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल टेररिज्म फैलाता है। तो ये दोनों देशों की आईटी में ये बहुत बड़ा फर्क है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है, मुझे लग रहा है, मुझे पता है कि जवाब किस तरह से आने हैं, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं और भारत के दिए गए इस बयान पर उनका क्या नजरिया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का और अपना आईटी का कंपैरिजन करते हुए कहा है कि इंडिया की अगर आईटी की बात करें तो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जो आईटी है वो है इंटरनेशनल टेररिज्म, और इन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो टेररिज्म फैलाया हुआ है। पहले तो लोगों को इसके बारे में समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अब समझ आ गई है। लोग टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो रहा हो। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, उनकी स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं बस इनको यही कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया की अपनी एक सोच है जिस पे वो बोलते रहते हैं, पहले ही बोलते रहते हैं। दरअसल जो असल टेररिज्म है वो तो इंडिया ही शो करता है। लाजमी नहीं कि बम धमाका इस चीज़ में आप देखें तो टेररिज्म आती है। टेररिज्म बहुत सी सूरतें होती हैं। जैसा कि आप देख रहे कि क्रिकेट टीम जो उनकी रिसेंटली खेल रही थी, तो एक सिख बिरादरी से तल्लुक़ रखते नौजवान जिन्होंने कैच ड्रॉप किया तो उन पे खालिस्तान का टैग लगा दिया गया। उससे पहले मोहम्मद शामी ने एक ओवर में 20 रन दिए तो उसको भी यही कहा गया कि वो मुसलमान होने की वजह से इंडिया से गद्दारी कर रहा है। और उसके बाद अभी भुवनेश्वर कुमार ने जो रिसेंटली एक ओवर में 19 रन दिए आसिफ अली को, तो उस पर उन्होंने कहा बैड लक हुई है। तो ये उनकी अपनी सोच है जिस पे वो चाहे उसको बैड लक बोल दें, गद्दारी बोल दें। इंडिया में देखा जाए तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनने में उसकी जो आप इस स्ट्रगल चेक कर ले तो वो भी तो एक किस्म की दहशत गर्दी है, जो बहुत बड़ी दहशत गर्दी है। मुसलमानों को टारगेट करके उनको मोदी साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कितने ही मुसलमानों को कत्ल कर अपनी एक फेमस पर्सनालिटी बने और पार्टी के लीडर बने हैं। ये आपको किसने बताया? चलिए, बहुत सारी बातें हो गई इतनी देर में, 1-1.5 मिनट में ना, तो धीरे धीरे भाई उनका काउंटर करना जरूरी है। पहली बात कि अर्शदीप सिंह हमारे देश के हीरो हैं, हीरो रहेंगे। कैच ड्रॉप हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके पीछे जो वो खालिस्तान वाला टैग हुआ ना, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान से वो हैशटैग जो है वो प्रमोट किया गया, पाकिस्तान से उसको आगे बढ़ाया गया और नाम लगाया गया। मैं इसका सबूत देता हूं आपको, जो नेट पे सर्च करने पर मिला है। गूगल ट्रेंड्स का जो है आप सर्च कर सकते हो कि कहां से जो कीवर्ड्स हैं, जैसे खालिस्तानी कीवर्ड है ना, सबसे ज्यादा ये ट्रेंड में कहां पर था। तो दोस्तों यहाँ ऐसा इस तरह का खुलेगा आपके मोबाइल पे, आप इसको एक्सप्लोर करना। सर्च ऑप्शन में आप डालेंगे यहाँ पर खालिस्तानी, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो 4 सितंबर था, अचानक से जो खालिस्तानी कीवर्ड है ना ऊपर जाने लग गया, मतलब ये ट्रेंड में आने लग गया गूगल पर। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जिसके नीचे आएगा वो आएगा इंटरेस्ट बाय रीजन। सबसे ज्यादा नंबर 1 पे दोस्तों ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों भारत है। मतलब देखिए नंबर 1 पे देखिए कौन है दोस्तों, पाकिस्तान, और नंबर 2 पे कौन सा है दोस्तों, यूएई। तो जो खालिस्तानी कीवर्ड है ना दोस्तों, मेनली जो है इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में दोस्तों इस पे ट्वीट किए जा रहे थे। पाकिस्तान में जो है ये ट्रेंड में था। पाकिस्तानी पंजाब में दोस्तों ये जो है ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, मतलब सबसे ज्यादा ट्वीट सर्च, और अर्शदीप सिंह को लेकर ही दोस्तों ये जो है खालिस्तानी जो शब्द है। अब ये डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, लेकिन आप इसको मानोगे नहीं। और यही बात मोहम्मद शमी वाले मामले में भी हुआ। आप एक बात बताओ, क्या अर्शदीप को इंडियन टीम से निकाल दिया गया? क्या मोहम्मद शमी को इंडियन टीम से निकाल दिया गया? अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो खेल रहे हैं ना। अभी अर्शदीप ने बहुत शानदार बॉलिंग की है, आपको अंदाजा है। लेकिन आप उन 2-4 लोगों, अगर 2-4 लोगों ने ऐसा कहा होगा तो आप उनकी बात ले रहे हो, लेकिन जो 99% जो देश की जनता कहती है, आप उनकी बात को महत्व नहीं देते। आप कहते हो कि ऐसा है। तीसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी ने कत्ल किए हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आपने 2000 कत्ल किए हैं। क्या आप मान लोगे मेरी बात? मान लोगे कि आपने 2000 हिंदुओं का कत्ल किया है? नहीं मानोगे। उसके लिए सबूत चाहिए, उसके लिए गवाह चाहिए। तो कहां है सबूत और गवाह? केस चला है उनके ऊपर,
और अदालत से वो बरी पाए गए हैं। अब आप इसमें कहेंगे जी हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू ने वहां पे जज बैठा होगा, ये बैठा होगा। देखो भाई, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान नहीं है ये हिंदुस्तान है। सबूत होंगे, आपको सामने दिखेगा, जज बैठे हुए हैं, वो स्वतंत्र हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो अगर वहां से उनको क्लीन चिट दी गई है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल आरोप लगाए गए। लेकिन उसके बाद भी आप लोग पीछे पड़े हुए तो पड़े रहिए, देखिए हमें कोई मतलब नहीं है। और इस देश का मुसलमान, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान 2024 में किसे देखना चाहता है, सुन लीजिए। धर्म की चीजें हैं वो चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन आनी मोदी जी की सरकार है। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है, लोग देख रहे हैं आंखों से, चाहे वो देखते हुए भी भले झुठलाते बातों को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ 2024 में भी मोदी जी की सरकार आएगी। फिर मोदी ही सरकार फिर आएगी। मोदी जी बनेंगे। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम तो बढ़िया ही कर रहे हैं। मोदी आएगी, मोदी जी आएगी। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आफरीन। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री 2000? मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी को भी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा सद्दाम। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैम हमारे हिसाब से तो मोदी बनना चाहिए। जब वो इतने काम करवा रहे हैं, इतने बदलाव करवा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो उन्हीं को आना चाहिए। क्या चाहती है, कौन बनना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी सर। अब अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा है वैसा है, तो आप बोलते रहिए, आप भौंकते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना हिंदुस्तान पर ना हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। वो अपना भला बुरा समझते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। और भरोसा किस पर करना है ये पूरे देश की जनता ने 2 बार से दिखा दिया है। तीसरी बार क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो लोग चाहते हैं, जिनको लेकर आना चाहते हैं, उनको वोट देंगे, लेकर आएंगे। वो चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, जिसको इस देश की जनता वोट देगी वो चुनकर आएगा। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी। आपके यहाँ के नेता कहते हैं कि इंडिया में फासिस्ट सरकार है, पर असल में फासिज्म आपके यहाँ है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पर चंद मुट्ठी भर लोग अपनी सोच, अपना फैसला थोप देते हैं। इसे समझने के लिए आपको फासिज्म और डेमोक्रेसी के बीच का फर्क समझना होगा। और एक बुक है फासिज्म एंड डेमोक्रेसी। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि क्यों हमारे भारत में डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, क्यों फासिस्ट और कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साथ हो जाते हैं। तो फासिस्ट और डेमोक्रेसी के बीच के इस अंतर को समझने के लिए आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप किताबों पर टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह कुकू एफएम पर फासिज्म एंड डेमोक्रेसी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके जैसे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज आपको कुकू एफएम पर मिलेंगे, वो भी 399 रुपीज में 1 साल के लिए। मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुने, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आप लोग करते रहिए प्रोपेगेंडा, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं विद फैक्ट्स। कोई मुझे लाकर दिखा दे एक सबूत कि जी फलां ने कहा है, और ज्यादा है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में मोदी जी के ऊपर केस कर दीजिए, केस लड़िए, सबूत पेश कीजिए। ऐसे तो आप हवा में आरोप लगाते रहिए जी कि हम तो जी वो आपकी सरकार की बात बता रहा हूं मैं। अभी हाल ही में हमने अभी 2-3 दिन पहले 5G लॉन्च किया ना। आपकी सरकार ने तो कहा था कि जी हम तो 2021 में ही, शायद कि 2020 में हम 5G लॉन्च कर देंगे, आगे निकल जाएंगे। हो गया क्या? आपका ऑफिशियल बयान है। आपके एक मंत्री ने कहा था कि जी हम तो मून मिशन भेज देंगे और स्पेस में चले जाएंगे, मार्स पर भी चले जाएंगे और ये भी कर देंगे और मैंड मिशन भेजेंगे, अपने पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। चले गए क्या? तो झूठे वादे, झूठे फैसले और झूठा प्रोपेगेंडा तो वैसे ही झूठा होता है। प्रोपेगेंडा करना आप लोगों के खून में शामिल है और आप लोग वही करते हो, और मोदी को लेकर भी यही करते हो, क्योंकि आप लोग जलते हो बेसिकली। आपने देखा नहीं कि पिछले 8-10 सालों में हमारा देश किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई। खैर, क्या करना है जी, ये सब जानते हैं, भला इसमें कोई छुपी कोई मतलब सोर्स तो होगा ना इस खबर का। देखिए यही जैसे वो जिस तरह उनका कोई मिनिस्टर बोल देता है कि हमने बल्कि उनकी जब भी इलेक्शंस आते हैं तो उनकी वो जो अप्रोच होती है वोट लेने की, तो वो भी तो यही होती है ना कि मुसलमानों को ख़त्म करने वाली। तो वो नज़र आ रहा होता है कि वो इसी अप्रोच के तहत। अच्छा, अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है इंडिया की जानिब से जहां पर मुसलमानों ने इस चीज़ को एग्री किया है, एडमिट किया है कि हम यहाँ बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमें पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं। जबकि हर जगह मैंने पाकिस्तानियों को मोस्टली अपने इंटरव्यू में यही कहते हुए सुना है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारी सोच कहीं हद तक गलत है। जब एक वहाँ पर रहने वाला, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मुसलमान ये उठकर बात कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमें हिंदुस्तान से कोई मसला नहीं है। अलबत्ता उन्हें पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है और जुल्म होता है? जी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि अक्सर औकात आप उनकी पार्लियामेंट में देखें तो यही बयान चल रहे होते हैं। मुसलमान लीडर्स अपने आप को दिफा में ही पेश कर रहे होते हैं कि हमारे जज्बात को, हमारे जो हैं, यानी कि आप जो चीज़ें हकूक़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो बोल सकता है वो आकर उधर बोल देता है। और लेकिन मैं तो आम आवाम की बात कर रही हूँ ना। की बात करूँ तो यहाँ पर अगर जैसे हम पाकिस्तानी बैठे हैं, यहाँ पे कोई इंडियन हो तो क्या वो उठकर खड़ा होकर कह सकता है कि मेरे पर इधर जुल्म हो रहा? नहीं कहेगा। वो यही कहेगा कि अगर मैंने इन लोगों में रहना है तो मैं इन्हीं की बात करूँ, क्योंकि कल को ये तो आप बयान लेकर चली जाएंगी, लेकिन रहना तो इन्हीं लोगों में है। तो वो कुछ लोग अपने आप को, जैसे मैंने आपको बोला है ना, क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल पे आपके खेल रहे हैं, वो आज़ाद नहीं है। वो इस प्रेशर में खेल रहे हैं कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम पे टैग लग जाएगा। तो इससे बड़ी और क्या दहशतगर्दी हो सकती है कि वो प्लेयर्स भी आज़ाद नहीं है जो नज़र आते हैं मीडिया में। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि हमारा ब्रदर कंट्री है। वहाँ के भी बहुत सारे लोगों ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के जो कुछ ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग करता है। कुछ हमारे बैंक्स हैं ऐसे जिनका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगी कि वो उनको जो है वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये हर किसी कंट्री पे दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है। हम पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब तक रहा है। हम उनकी वॉर में शामिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नफ़रत हम पे करना जायज़ भी है और वो कुछ मजबूरियां भी हैं। जैसे कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि, यानी कि आप देख लें, जैसे ये खान साहब ने पिछले दिनों टैग लगाया हुआ था कि मुझ पे साजिश हुई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ हद तक आपको इंटरनेशनल दबाव की वजह से करनी पड़ती हैं। तो मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात में किसी न किसी हद तक पाकिस्तान कसूरवार है और उनकी नफ़रत जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान ने किसी हद तक उनको सपोर्ट भी किया है। तो जहाँ वो चीज़ें याद रखनी चाहिए, वहाँ ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान उनकी मईशत में भी अहम किरदार अदा करता है। उनके प्लेयर्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, प्रैक्टिस मिलती है, तो वो चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। अच्छा, अब हम अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनली किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये एक लेबल लग चुका हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमारे यहाँ पे टूरिज़्म नहीं आता, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आता। जो आते हैं वो कुछ अर्सा गुजारने के बाद यहाँ से वापस भाग जाते हैं। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें, एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे सामने है। तो अब हम अपने मुल्क का जो है इंटरनेशनली इमेज किस तरह बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। डेफिनेटली वो माहौल, जो वो इन्वायरमेंट प्रेजेंट किया जाता है, वो हमें यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा, लेकिन पूरी दुनिया हमें इसी नाम पर जज करी। अब हमें इसे बेहतर कैसे करना है? देखिए जी, मतलब पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से, बल्कि 10-15 साल क्रिकेट बैन रही है पाकिस्तान में। तो ना तो कोई टीम आती थी, यही टैग था कि पाकिस्तान में जाएंगे तो उन पे हमला होगा। लेकिन जब से टीमें आ रही हैं, 2016 से आ रही हैं, 14 से 16 से आ रही हैं, 6-7 साल, अब इंग्लैंड 7वां 20 खेल रही है आज लाहौर में, तो क्या उन पे कोई वाक़या आया? नहीं आया। ये एक ऐसा इमेज है पाकिस्तान को जो बाहर भेजा गया है और लोगों की नज़र में है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, लेकिन जो आता है वो गुन गाते हुए जाता है। आप देखें इंग्लैंड प्लेयर्स के, जैसे हैरी ब्रूक के देख लें, फिल साल्ट के देख लें, इससे पहले डैरन सैमी के आप देख लें। मतलब जो प्लेयर्स आते हैं इंटरनेशनल, जिनको लोगों को सुनना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में, जो टूर करने के लिए आते हैं लोग, रिसेंटली जैसे 2-3 साल पहले वो शहजादा चार्ल्स वगैरह अपनी मिसेस के साथ आए थे, तो वो लोग जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं इंटरनेशनल मीडिया को, वो चीज़ें सुननी चाहिए। अनबायस्ड जो लोग हैं, जिन्होंने आकर अपना टूर किया है, जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो उन्होंने फील किया है, वो बोला है। इसके निस्बत अगर जैसे इंडिया बोलेगा या एक जो टैग को देखेंगे तो वो चीज़ें तो अनफेयर हैं। इस तरह तो हम भी कहते रहते हैं कि कश्मीर पे जुल्म हो रहे हैं। जब तक कश्मीर में जाकर कश्मीरी आवाम नहीं बताएगी तब तक नहीं पता चल सकता। तो अगर ये चीज़ अगर इस तरह जज की जा रही है तो कश्मीर में भी ये चीज़ जज की जानी चाहिए कि वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया आए, इंटरनेशनल लोग आएँ। कश्मीर खूबसूरत इलाका है, वहाँ से जाएँ और फिर वो अपना व्यू दें कि वहाँ के लोग आज़ाद है, तो हम समझें कि कश्मीर महफूज है, आज़ाद है, हम इंडिया से ये टैग हटा लेंगे कि वो
कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। जब तक वो बैन रहेंगे हमारी नज़र में वो एक दहशतगर्द मुल्क है, और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह पर हर इवेंट में हिंदू हों सिख हों उनको आज़ादी मिलती है। सर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आप पर हंसने के सिवा और क्या करूं भाई साहब। यहां पर आपको सबूत चाहिए कि जी हमें सबूत दिखाया जाए कि जी जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, सबूत दिखाया जाए। लेकिन जैसे ही मोदी की बात है, नहीं वहां पर कोई सबूत नहीं चाहिए, मैंने कह दिया कि वो कातिल है, मैंने कह दिया कि वो दहशतगर्द तो है। कहां से लाते हो ये दोगलापन भाई लोग आप लोग? एक चश्मे से देखोगे ना, एक ही फॉर्मूला सेट होगा ना। अगर सबूत वहां भी चाहिए तो यहां के सबूत भी तो मानो, या यहां के सबूत हम अपने हिसाब से नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे हक में नहीं है, और वहां पे सबूत चाहिए क्योंकि वो हमारे हक में है। वाह 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 वाह। रही बात आपने कही कि जी पोर्ट्रे गलत किया जाता है। अरे भाई जब आप लगातार अच्छा काम करोगे तो कोई कितना भी बुरा आपको कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो जानती है ना कि आप अच्छा कर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बात कहने में? एक बात बताइए, सारी अच्छी बातें बताओ तो बंदा ठीक है जी, देखो तारीफ करा, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ बात बताओ, आपकी बुराई वाली नेगेटिव बात बताओ, देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं जी ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है। वाह जी वाह, गजब बात है। अच्छा सुनिए, अभी आपके फास्ट बॉलिंग कोच है ना आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, शॉन टेट, उनके साथ क्या किया गया? आपके पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? कैसे गला घोंटा गया जब वो अंदर की बात बताने लगे? तो सुन लीजिए, जरा देख लीजिए क्या हुआ उनके साथ। They send me when we get beaten badly. Huh? I used to walk up the stairs. अब आप कहोगे कि शॉन टेट अगर बाहर जाकर बोलेगा तो ये शॉन टेट तो गद्दार है, शॉन टेट को कुछ नहीं पता, वो इंडिया का एजेंट है, रा का एजेंट है। शॉन टेट को आप ये भी करार दोगे? शर्म कर लो थोड़ी बहुत भाई, ऐसे ही मुंह उठा के चल देते हो। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आपका नाम, आपकी छवि, आपकी इमेज खराब नहीं होगी। जब तक आप कुछ करोगे तभी खराब होगी, और पाकिस्तान ये करता रहा है। आगे बताऊंगा मैं, चलिए। मिनिस्टर जयशंकर ने इंडिया का आईटी और पाकिस्तान के आईटी को कंपैरिजन करते हुए कहा है कि एक पाकिस्तान का आईटी है जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसकी कंपनीज ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया हुआ है, लेकिन दूसरा आईटी पाकिस्तान का है जिसको हम इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं, जिसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। क्या कहेंगे ऐसा पाकिस्तानी? आपको लगता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जो है वो दहशतगर्दी या टेररिज्म फैलाया हुआ है? मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ नेशनलिज्म पे, और मेरा मानना ये है कि हर जगह कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। सेम गोज विद इंडिया और यूएस और एनी कंट्री फॉर दैट सेक। तो इसमें ये है कि मेरा ख्याल है ये जो लोग ऐसे करते हैं वो अपने इंटरेस्ट सेव कर रहे होते हैं, और वो एक ख़ास किस्म की चीज़ पोर्ट्रेट करते हैं और अपने एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल उन्हें सीरियस लेना चाहिए, और लोग समझते हैं। सर अफगानिस्तान के भी कई लोगों ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप मानते हैं इस चीज़? अच्छा, मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि चूँकि जो लोग यूएस इन्वेजन के साथ थे और उनका साथ देते थे, और वो आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो गनी लोगों के साथ थे, या दूसरे जो है ना जो है इनकी साउथ की तरफ जो दूसरे लोग हैं, काबुल की तरफ जो लोग हैं, तो जो पर्शियन स्पीकिंग हैं, तो वो शायद यूएस के ज़्यादा साथ थे, उनके एलाइज थे, उनके साथ काम कर रहे थे, उनकी मशीनरी का हिस्सा थे। और आज भी देखते हैं, लेट्स से पाकिस्तान अफगानिस्तान का शायद मैच हुआ था, आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ी हुल्लड़बाजी की, और हम सोचते हैं यार हम तो भाई उनको इतना नहीं समझते, हम हमारे तो भाइयों तरह समझते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अफगान हमारे भाई हैं, ये सिर्फ एक चंक है जो इस तरह से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है। तो फुरकान, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कंपैरिजन किया है इंडिया और पाकिस्तान के आईटी का। उन्होंने कहा जी हम आईटी के लिहाज से पूरी दुनिया। अच्छा रुकिए जरा, उन भाई साहब का जवाब दे दें। अफगान आपके अगर भाई हैं तो एक सर्वे हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, और उस सर्वे में नियर अबाउट 60 to 70% अफगान्स ने कहा था कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है, और पाकिस्तान को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। ये भी गलत है। आप कहेंगे कि वो भी सारे अमेरिका सपोर्टेड हैं, इंडिया सपोर्टेड है ना? कैसे आप लोग ये बातें कर लेते हो? फैक्ट से कितने दूर हो आप लोग? जब तक ये हवा हवाई के बुलबुले में आप लोग फंसे रहोगे, झूठी बातों पर यकीन करते रहोगे, आपकी हालत ऐसी ही रहेगी। दुनिया में आपकी छवि अच्छी नहीं होने वाली, याद रखिएगा। दुनिया में मशहूर है, और हमारा आईटी जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी आईटी कंपनी से पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, मगर पाकिस्तान का जो आईटी है ना, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल टेररिज्म। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंटरनेशनली जो है वो टेररिज्म फैला रहा है। क्या कहेंगे आप ये स्टेटमेंट सुनने के बाद? इस बात में कोई शक नहीं है। रिसेंटली मैं एक वो पढ़ रहा था, उसमें जो आईटी के दुनिया में सबसे आमदन है
वो इंडिया की, इवन उनकी चाइना और जो G7 के कंट्रीज़ है, ग्रेट 7 कंट्रीज जो वर्ल्ड में है, इंडिया है उसमें, ब्रिटिश है उसमें, तो उनमें सबसे ज़्यादा मदन जो IT का था वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। तो उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में देख ले तो हमारे जस्ट हम लोग डिग्री तक लिमिट है ना, तो इसमें मेरी नज़र से इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत पीछे है IT में। अगर हम दूसरी वर्ल्ड में देख ले, बांग्लादेश हमको देख ले, बांग्लादेश 1973 में हम लोगों से 70 की दहाई में हम लोगों से अलग हुआ। साथ ही में इन लोगों ने क्रूज़ बनाया है और ब्रिटिश को बेच दिए हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं IT में और हमें बहुत इम्प्रूव करना है। टुडे जो आज की दुनिया जो है इसमें IT का रोल जो है वो बहुत बेस्ट है। अभी हम लोग, मैं रात को एक और पढ़ रहा था ये डार्क वेब के थ्रू से, ये जो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं ये इज जस्ट 1%, 99% इज बिहाइंड फ्रॉम द कॉमन पीपल। जो हम लोग है वो सिर्फ सोशल मीडिया और ये वेब जो है ये इसका सिर्फ 1% यूज़ कर रहे हैं, बाकी 99% इससे पीछे हैं। चलें, ये बात हम मानते हैं, मैं भी आपकी बात के साथ एग्री करती हूँ कि इंडिया IT में बहुत आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे और हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने में सबसे आगे है? क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, इंटरनेशनल टेररिज्म हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, इसकी चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ, बंदा जब गरीब हो जाए, बंदे के पास जब कुछ सहूलियात नहीं हो तो उसकी वो कहते हैं कि गरीब का जो ईमान है, जिसका इस्लाम है वो रोटी है। पाकिस्तान आज उस कंडीशन पे खड़ी है। टेररिज्म का वो एक कर रहे हैं जाकिर नाइक, अगर आपने उसकी वो सुनी है कि दुनिया में जब सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म फैला रही है वो ब्रिटिश फैला रही है। सबसे ज़्यादा टेररिज्म जो फैला रही है वो अमेरिका फैला रही है। लेकिन पाकिस्तान अपने पैसों के लिए पाकिस्तानी उस डिप पे खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान किसी का साथ ना दे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। सर्वाइव करने के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्टिविटी है हमारे साथ। पाकिस्तान सिस्टम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में है, तो पाकिस्तान खुद ही नहीं कर रहा है, मजबूर है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं? हम कर नहीं रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। अच्छा, लेट्स सपोज एक गरीब बंदा है, उसके बाल बच्चे रो रहे हैं, तो उससे अब जो काम करवाना चाहोगे तो वो करेगा ना। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हो सकती है। अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए किसी के बाल बच्चों को मार देना ये ठीक है? नहीं, ये चीज़ गलत है। पॉलिसी का तो मैं फेवर नहीं हूँ। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान मजबूर है। इस टाइम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की इकनॉमी कहाँ पे है हमें सबको पता है। वर्ल्ड में पेट्रोल नीचे जा रही है लेकिन हमारे ऊपर जा रहा है। सब हमारे वर्ल्ड में अगर आप टैक्सीज दे के हमको जो कार्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कितने टैक्सीज लग रहे हैं। अभी एक लैंड क्रूज़र आया है जो उसका कौन सा ग्रेड है पता नहीं, मैं भूल गया। वही लैंड क्रूज़र आपको दुबई में जो है 65 से 70 लाख आपको मिल जाएगा, लेकिन वही लैंड क्रूज़र आपको 2 करोड़ 50 लाख में मिल जाएगा। तो ये टैक्सीज बहुत है हमारे। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने अभी कहा कि हम कर नहीं रहे, हमसे करवाया जा रहा है। अभी आपने ये स्टेटमेंट दी है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि फिर इंटरनेशनली तौर पर जो हमारे पर एक लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर ये लेबल ठीक हुआ? दहशतगर्द देखो, अभी वही बात हुई ना जो हम कहते हैं ये नाच हुआ गाने वाले, ये लोग भी अपनी पेट पालने के लिए करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि इन पे कि ये लेबल लग जाए। लेकिन लेबल तो लग गया ना। देखें, जिसने भी किया, जिसने करवाया, किस मजबूरी में किया, हमारे पे तो ये लेबल लग चुका है ना। लग गया, मानते हैं इसको? बिल्कुल लग गया, श्योर। तो ये लेबल तो लगना भी चाहिए ना। अगर आप एक काम कर रहे हैं, चाहे मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ ना, बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर आप मैं गवर्नमेंट के लिए जॉब कर रहा हूँ ना, तो मैं डॉक्टर हूँ ना। अगर आप से वो काम करवा रहे हैं तो यू आर टेररिस्ट। अगर आप ये पॉलिसी चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप ये पॉलिसी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अपना दूसरा सोर्स नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल हम दूसरे सोच के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारे साथ सब सीज है, हमारे साथ गोल्ड माइन्स है, हमारे साथ कोल माइन्स है, हमारे साथ क्रोमाइट्स है, हमारे साथ कॉपर है, लेकिन वो हमने प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किए। सिंधक है जो बलूचिस्तान में है, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड का दूसरा बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ द गोल्ड है।
वहाँ से कितनी परसेंट मिल रही है? 50% हमें मिल रही है। 50% कहाँ से मिल रही है? चाइना को अभी दे दिया, पहले ऑस्ट्रेलिया के पास था, अब चाइना को दे दिया। 50% उनके पास जा रही। 50 में 25% बलूचिस्तान को मिल रही है। 25% पता नहीं कौन कहा जाते हैं, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसमें भी 25% में बलूचिस्तान की आवाम को कुछ नहीं मिला है। बेसिकली मैं क्वेटा से हूँ, हमें कुछ नहीं मिला है। तो ये रिसोर्सेज पे अगर हम वेल वे पे यूज़ कर रहे हैं तो ये लेवल हमसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आई वुड से कि ये लेवल अभी हम लोगों पे लगा हुआ है और ये प्रॉपर वे पे हम लोगों पे लगना भी चाहिए। अब्दुल्ला इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। देखिए, एक तो बलूचिस्तान के भाई साहब थे, इन्होंने बताया कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान के साथ, बातों बातों में उन्होंने बता दिया और ये बात किसी से छुपी नहीं। दूसरी बात, ये आप लोग बताइएगा, पाकिस्तान के लोग ही बताइए कि क्या ये जायज़ है कि भूख अगर मुझे है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे कोई पैसे दे दे तो मैं जाके किसी निर्दोष का कत्ल कर दूं, दूसरे देश में जाकर टेररिस्ट अटैक कर दूं, क्या ये जायज़ है? क्या कसाब अपने 10 साथियों के साथ जो आया था, जिसको पैसे का लालच देकर भेजा गया था, क्या ये जायज़ था कि 150 लोगों को मुंबई में आके उन लोगों ने कत्ल कर दिया? क्या ये जायज़ है? या फिर अभी जो कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसको बोला गया कि 30,000 रुपए दिए थे ISI के मेजर ने या जो भी था सेना ने, और उसको भेज दिया कि यहां पर जाकर टेररिस्ट अटैक करो, क्या वो जायज है? इंसानियत नहीं है क्या? अगर आपको ये जायज लगता है तो भाई इसका कुछ नहीं कह सकते, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। टेररिस्ट कंट्री का टैग लगा रहेगा और जाहिर सी बात है कि टेररिस्ट कंट्री का टैग ऐसे नहीं लगा है, आप समझिए इस बात को। जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के आईटी का कंपैरिजन करते हुए कहा है कि अगर वो बात करें इंडिया के आईटी की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में अपना जो है आईटी का, इंडियन आईटी का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो आईटी है उसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है, जो हमने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद? स्टेटमेंट तो वैसे बड़ी अजीब सी दी है उन्होंने, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल टेररिज्म में पाकिस्तान ने तो ये रोल प्ले किया है कि ख़त्म करने में पाकिस्तान जो है ना वो आगे है। पाकिस्तान ने उसमें जो UN की फोर्सेस हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उसका जो है वैल्यू उसे क्या कहते हैं कि जो नंबर है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने ये कहा कि IT में इंडिया आ गया, तो ये बात तो सही बात है उनकी, किसी डिनाई नहीं कर सकते, सही बात है वो आ गए हैं। क्योंकि अगर हम इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि IT में आगे जाए, बाकी फील्ड्स में आगे जाए। उनके बहुत सारे जो हैं, गूगल का CEO उनका है, उसके बाद एक और नया लगा है किसका, एक और जो मल्टीनेशनल ब्रांड है उसका CEO भी उनका है। तो सिर्फ ये नहीं है, बाकी भी दूसरी चीज़ों में भी वो काफ़ी IT में मानना पड़ेगा वो आगे हैं। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल टेररिज्म ये वही बात आ जाती है ना कि वो कहते हैं कि वो साथ क्रिटिसाइज दूसरे कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं और साथ दूसरा जो है चबड़े मार रहे हैं। हम इकट्ठे बैठ के मिलजुल के काम करें, यहाँ पे वार को ख़त्म करें, तो हमारा खित्ता जो है ये आगे जाए दुनिया से। लेकिन ये कि जब ऐसी सोच वाले बंदे ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसी सोच वाले बंदे दोनों तरफ हैं हमारे, इनका ना फ़ायदा होता है असल में, जो इस तरफ हैं जो उस तरफ हैं, इन सब का फ़ायदा होता है। तो इस वजह से इस तरह की सोच को ज़्यादा क्या करवाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि इनके अपने फ़ायदे निकलें। इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान को गंदा करके, बदनाम करके इंडिया को क्या फ़ायदा? इंडिया क्यों करेगा ऐसा? इंडिया, पहली बात तो ये है कि जो पुराना तो सब चलता आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वाला जो प्रॉपर जो कन्वेंशनल हम हरीफ हैं, पहली बात वो होगी। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पे जो किसान बैठा हुआ है वो भी फसल बीजता है, वहाँ पे भी बीजते हैं। तो कंपटीशन के लिए अगर ये यहाँ पे इसको डीमोटिवेट कर दिया जाए, इन किसानों को और इन चीज़ों को आगे ना जाने दिया जाए, तो उनका फ़ायदा, उनकी इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी। अब एप्पल ने चाइना का बाइकआउट किया है या किस वजह से, और इंडिया में वो बना रहा है, वो पाकिस्तान में भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें माननी पड़ेंगी कि वो पाकिस्तान में तो कोई भी इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता, वजह से नहीं ना कर रहे कि वो प्रोपेगेंडा उनका बहुत ज़्यादा आगे है। तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, हमारा तो वो इशू ही नहीं है, हमें जो है इंडिया से कोई लेना देना उस तरह से नहीं है। लेकिन उनके लिए है कि बच्चा पैदा नहीं होता और पहले उसे पता होता है कि पाकिस्तान को ये कहना, तो ये इस तरह का सीन है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बयान पर पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बताइए कि भाई क्या ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में इंडिया ने छुपाया था क्या? बताइए, क्या ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट था,
क्या उसे शहीद का दर्जा जो है वो क्या भारत के पीएम ने दिया था? क्या ओसामा बिन लादेन के नाम पर लाइब्रेरी का नाम आपके स्कूल या किसी कॉलेज में क्या भारत में रखा गया है? क्या ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं, जो आपके पाकिस्तान में हैं, क्या वो भारत ने भेजे हैं वहां पर रहने के लिए? क्या आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो स्वीकार किया कि अल कायदा के आतंकियों को हमने ट्रेनिंग दी, क्या वो भारत के पीएम ने कहा था उनको ऐसा करने के लिए? क्या जो यूएन डेजिग्नेटेड 130 से भी ज्यादा टेररिस्ट लिस्ट है, क्या वो इंडिया ने तैयार करवाई है? क्या वो लोग पाकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं? इसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे खिलाफ, तो फिर शर्म है आपके फैक्ट्स और उसके ऊपर। प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो, प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो सच को झूठ बनाने का, प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो हकीकत को झूठ की चाशनी में डुबाने का कि नहीं जी हम तो छुपा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जो क्रिकेट की टीम गई थी वहां पर, श्रीलंका की टीम भी गई थी, क्या AK-47 से हमला क्या इंडिया ने करवाया था? और अगर करवाया था तो आपकी ISI क्या कर रही थी? सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही थी? घास छील रही थी क्या वो बैठ के? या जितने भी हमले हुए हैं क्या उसमें ISI घास छील रही होती है? उसको कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा पेशावर स्कूल में हमला हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए? तो ये फेल्योर्स आपको नजर नहीं आएंगे? हर चीज के लिए आप नाम लगा दीजिए, इंडिया का प्रोपेगेंडा है, इंडिया का प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र रच रहे हैं। हसन निसार साहब की बात एक याद आ रही है मुझे, सुन लीजिए। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे। अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहाँ क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। तो भाई अगर आपके पास इतना ही दिमाग है तो आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच लो यार, कर लो साजिश। लेकिन नहीं, प्रोग्रेसिव बनिए। जब तक आप आतंक की फैक्ट्री पालेंगे यही होगा। हाफिज सईद है ना आपके यहाँ, गिरफ्तार किया ना आपने यहाँ, साजिद मीर पकड़ा गया ना आपके यहाँ, जो FBI का मोस्ट वांटेड है मुंबई अटैक में। उसके बाद भी आप कहेंगे जी हम तो कुछ नहीं करते, तो बड़ा अफसोस होता है। तो पहले खुद को ठीक करिए, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करिएगा। वक्त इस वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन उससे पहले कुकू FM पर आपके लिए जो स्पेशल ऑफर है उसके बारे में आपको बता देता हूं। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। तो DD रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू FM पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की जो मेंबरशिप आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। और यकीन मानिए, सिर्फ 199 रुपए में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और हां, आपको याद दिला दूं कि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा लीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।